चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए, जियोमॉर्फोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है आपके लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो याद रखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ना ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें। भू आकृति विज्ञान, इसको हिंदी में हम भू आकृति विज्ञान कहेंगे। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है ना ग्रीक भाषा की जियोमॉर्फोलॉजी से हुई है। ग्रीक भाषा के जियोमॉर्फोलॉजी से हुई है। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द से हुई है, जिसमें ये देखिए जियो, मार्फो और लॉजी, इसका भी अलग अलग मीनिंग है। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स हम सभी जानते हैं भू होता है, पृथ्वी होता है। मार्फो मीन्स होता है आकृति, और लॉजी मीन्स विज्ञान के ही अध्ययन करने वाला विषय है। तो इसका यदि मैं पार्टिकुलर मीनिंग की बात करूं, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करूं मैं, जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है स्थल रूपों का अध्ययन। स्थल रूपों, स्थल रूपों का अध्ययन। स्थल रूपों, चाहे तो आप इसको स्थलाकृति भी कह सकते हैं, स्थल पर पाए जाने वाले आकृति, स्थलाकृतियों का अध्ययन। चलिए, तो हम क्या करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल के उच्चावचों, उच्चावचों का मतलब उसमें जो पाए जाने वाले स्थलाकृति है, जैसे कि नदी, पर्वत, पठार, मैदान, है ना। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थल मंडल के उच्चावचों एवं उनके निर्माणक प्रक्रमों, मतलब स्थलाकृतियों को जो बनाने वाले जो क्रम है, उनका अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ उनका और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आई होप आप सबको जियोमॉर्फोलॉजी का मीनिंग भी पता हो गया होगा, और साथ ही साथ इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई ये भी पता हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भू आकृति विज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? भू आकृति विज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? जलवायु, मृदा, स्थल रूप एवं उनके निर्माण की प्रक्रियाएं, महासागरीय धाराएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे पहले हमने वाले क्वेश्चन में हमने इसका ब्रीफ किया था। स्थल रूप एवं उनके निर्माण की प्रक्रियाएं, है ना, ये भू आकृति विज्ञान का अध्ययन का मुख्य विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम श्रेणी के स्थल रूपों में कौन सा शामिल है? प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के स्थल रूपों में कौन सा शामिल है? नदी घाटी, पठार, महाद्वीप एवं महासागर बेसिन, महासागरीय बेसिन, बालू के टीले। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी, महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन। ध्यान देंगे स्थल मंडल पर पाए जाने वाले जितने भी आपके स्थल रूप हैं, उसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहले जो भाग है उसमें महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। महाद्वीप एवं महासागरीय,
महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। दूसरे में द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान तथा झील को शामिल किया जाता है। पर्वत, पठार, पठार, मैदान, झील। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, झील को शामिल किया जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप है, कि जो द्वितीय श्रेणी की जो स्थल रूप है ना, वो जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। ये हमारी पृथ्वी, इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो बल पृथ्वी के अंदर ही कार्य करते हैं, ठीक है, जिसको हम आंतरिक बल कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक बल या पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति कहते हैं। तो पृथ्वी की जो अंतर्जात शक्ति है, जैसे कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, वलन है, भ्रंश है ना, तो पृथ्वी की जो अंतर्जात बल है, उनसे बनने वाली जो स्थलाकृति है, वो द्वितीय श्रेणी की है, स्थल रूप कहलाएंगे। ठीक है, तो पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये जो है ना, पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण बनते हैं। तो या तो इसको आप फैक्ट भी याद कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट बेस भी याद कर सकते हैं। थर्ड है आपका, थर्ड के अंतर्गत जो पृथ्वी के बाहर कार्य करने वाले शक्ति है, जिसको हम बहिर्जात बल कहते हैं, और बहिर्जात बल के द्वारा भी हमारे स्थल पर कई प्रकार की आकृति का निर्माण होता है ना। तो चलिए, इसके अंतर्गत जैसे हम बात कर सकते हैं पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, जैसे छत्रक हो गया, है ना, छत्रक हो गया, यारडांग हो गया, ठीक है, नदी द्वारा जैसे हम द्वीप हो गया, चाहे वो निक्षेप से बने या अपरदन से बने, पृथ्वी की बाह्य शक्ति के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां या निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियां, सभी प्रकार की स्थलाकृतियां जो है ना, तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों के अंतर्गत शामिल किया जाएंगे। उसको याद रखेंगे, छत्रक है, यारडंग है, द्वीप है, और इसी प्रकार पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, सागर द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, सागरी लहरें द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, हिमानी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। सभी प्रकार की स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी के स्थल रूप या आकृतियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप में कौन सा सम्मिलित है? जी बताएंगे। द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप में कौन सा सम्मिलित है? महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, पर्वत, पठार एवं मैदान, जलप्रपात। तो कौन सा आएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी सही है, पर्वत, पठार एवं मैदान, है ना। महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, महासागरीय बेसिन भी प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, जलप्रपात याद रखने तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाएंगे, है ना। जलप्रपात का निर्माण किससे होता है? नदी द्वारा होता है, प्रवाहित जल से होता है ना जी। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी होंगे, पर्वत, पठार एवं मैदान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तृतीय श्रेणी के स्थल रूप मुख्यतः किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये देखिए, तृतीय श्रेणी के स्थल रूप, तृतीय श्रेणी के स्थल रूप मुख्यतः किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए केवल ज्वालामुखी, ऑप्शन बी केवल भूकंप, ऑप्शन सी नदी, पवन, हिमनद, समुद्री तरंगों जैसे बाह्य शक्तियों द्वारा, केवल प्लेट विवर्तनिकी द्वारा। तो हमने इससे पहले डिस्क्रिप्शन देखा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी समझ गए होंगे, ऑप्शन सी नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगों जैसे बाह्य शक्ति द्वारा बनने वाला स्थलाकृति को, स्थल रूप को हम तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भू आकृति विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक कौन है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक कौन है? डेविस ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी विलियम डी हार्नबरी, ऑप्शन सी पेंग, ऑप्शन डी हटन। जी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर है आपका विलियम डी हार्नबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। चलिए, भू आकृति विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान का सिद्धांत कहेंगे इसको हिंदी में हम, के लेखक कौन है? तो विलियम डी हार्नबरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का विकास मुख्यतः किन शक्तियों के प्रभाव से होता है? केवल आंतरिक शक्तियां, केवल बाह्य शक्तियां, आंतरिक एवं बाह्य दोनों शक्तियां, केवल गुरुत्वाकर्षण? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? आंतरिक एवं बाह्य दोनों शक्तियां, है ना? हमने देखा ना इससे पहले। भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का विकास मुख्यतः किन शक्तियों के प्रभाव से होता है? तो स्थल रूपों का विकास जो है ना, पृथ्वी की दोनों ही शक्ति, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की शक्तियों से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या होंगे भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ? पृथ्वी का इतिहास, स्थल रूपों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, महासागरों का अध्ययन। क्या होंगे इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन बी, स्थल रूपों का अध्ययन। जी चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी लिखा हुआ है, ना कि जियोमॉर्फोलॉजी, इस बात को याद रखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स भूगर्भ विज्ञान, है ना? पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स हटन, चार्ल्स लयल, विलियम डी थार्नबरी, विलियम मॉरिस डेविस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पुस्तक के लेखक आपका चार्ल्स लयल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्तमान भूत की कुंजी है, द प्रेजेंट इज द की ऑफ द पास्ट, कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एक रूपतावाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ऑप्शन डी है पर्दन चक्र सिद्धांत। तो ध्यान देंगे, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये जो सिद्धांत है ना, एक रूपतावाद से संबंधित है। जी चलिए, वर्तमान भूत की कुंजी, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो स्थल मंडल पर, हमारे पृथ्वी पर जो स्थल रूप भू आकृति जो दिखाई देते हैं ना, ये वर्तमान में जो दिखाई देते हैं, ये जो है, ये कहीं न कहीं जो भूतकाल में जो भूगर्भिक घटनाएं घटित हुआ है, उनका परिणाम है। ये होता है इसका मीनिंग, वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, न आदि का पता है और न अंत का भविष्य,
कथन किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो प्रश्न हमने देखा था ना, प्रश्न नंबर 10, उसी से रिलेटेड है ये। न आदि का पता है और न अंत का भविष्य। कथन किससे संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, जेम्स हटन, चार्ल्स लयल, विलियम मॉरिस डेविस। तो याद रखना है, न आदि का पता और न अंत का भविष्य, ये कथन संबंधित है आपका जेम्स हटन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जेम्स हटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जेम्स हटन याद रखना एक स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री थे। जेम्स हटन एक स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री थे ये। भूगर्भ शास्त्री थे ये। याद रखना है, इन्होंने भूआकृतियों के संदर्भ में चक्रीय पद्धति सिद्धांत दिया था, है ना। एक रूपतावाद जिसको हम कहते हैं ना, उसको चक्रीय पद्धति भी कहते हैं। चक्रीय पद्धति, चक्रीय पद्धति, ठीक है जी। और ये जो सिद्धांत दिया था, एकरूपतावाद कहिए या चक्रीय पद्धति सिद्धांत कहिए, ये 1785 में ये सिद्धांत को दिया था जेम्स हटन साहब ने। तो ये सन भी याद रखिएगा, ठीक है। और नादि का पता और नंद का भविष्य, ये कथन जेम्स हटन ने दिया था। ये एक स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री है, ये भी याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। इसको चक्रीय पद्धति क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी पर जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं और हमारे पृथ्वी के अंदर और बाहर कार्य करने वाली जो बल हैं, है ना, वो हमेशा चक्रीय रूप से स्थल रूपों का निर्माण भी करते रहते हैं और उसका विनाश भी करते रहते हैं। फिर निर्माण करते हैं, फिर विनाश करते हैं। तो इस प्रकार की ये प्रोसीजर चलते ही रहता है ना। इसीलिए कहा गया है ना, आदि का पता और अंत का भविष्य। हमारे स्थल मंडल पर, हमारे पृथ्वी पर, है ना, स्थलाकृतियों का निर्माण अनवरत होते रहता है और उसका विनाश भी होता रहता है। जहाँ एक तरफ पृथ्वी की आंतरिक शक्ति कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, वहीं पृथ्वी के बाहर जो कार्य करने वाली जो बाह्य शक्तियां हैं, वह उनका विनाश भी करता रहता है ना। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलता ही रहता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है ना, आदि का पता है और न अंत का भविष्य। चक्रीय पद्धति भी इसीलिए कहा गया है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जली ढाल सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। चलिए, जल जली ढाल सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है, ऑप्शन ए दे रखा है 1932, ऑप्शन बी दे रखा है 1945, ऑप्शन सी दे रखा है 1956, ऑप्शन डी दे रखा है 1968। तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर होंगे आपका आंसर बी, सॉरी ऑप्शन बी 1945, ठीक है। हाइड्रोलिक स्कोप हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी जो है, ये 1945 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता था आपके आर ई हार्टन, इन्होंने दिया था। आर ई हार्टन, ठीक है। ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने 1945 में जल जली ढाल सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जेम्स हटन के एकरूपतावाद के सिद्धांत को आगे किसने विकसित किया? जेम्स हटन एकरूपतावाद के सिद्धांत तो दिए थे, फिर उनके कुछ शिष्य हुए जिन्होंने उसके सिद्धांत को आगे लेकर चला। तो वे कौन थे? चलिए, ऑप्शन ए दे रखा है जॉन प्लेफेयर एवं चार्ल्स लयेल, ऑप्शन बी दे रखे हैं डेविस एवं पेंग, ऑप्शन सी है हार्टन एवं गिलबर्ट,
ऑप्शन डी है होम्स एवं वेगनर। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जॉन प्लेफेयर और चार्ल्स लेयर ने जेम्स हटन की जो एकरूपतावाद के सिद्धांत है इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, यदि यदि ऐसा ऑप्शन में रहा दोनों, तो दोनों ही ने इस सिद्धांत को आगे लेकर चला था। यदि प्रॉपर आप ये पूछ दें कि सबसे ज्यादा इस पर किसने काम किया, किसने इस पर इसका प्रचार प्रसार किया, संवर्धन किया, यदि इनमें से एक नाम सिलेक्ट करना हो तो याद रखना है वो जॉन प्लेफेयर है। जेम्स हटन के एकरूपतावाद के सिद्धांत का सबसे ज्यादा प्रचार संवर्धन करने का कार्य ना जॉन प्लेफेयर ने किया था। और वैसे तो ये दोनों एक साथ ही आते हैं, लेकिन प्रॉपर पूछ दिया जाए सिंगल एक नाम तो जॉन प्लेफेयर आएंगे इसका आंसर। और सपोज जॉन प्लेफेयर ऑप्शन में नहीं है, केवल चार्ल्स लयेल है, तो ये भी आंसर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा किस टाइप के ऑप्शन दे रखा है इस पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जेम्स हटन ने किस सिद्धांत की आलोचना करके एकरूपतावाद का प्रतिपादन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जेम्स हटन ने किस सिद्धांत की आलोचना करके एकरूपतावाद का प्रतिपादन किया? प्लेट विवर्तनिकी का, आकस्मिकवाद का, अपर्दन चक्र का, महाद्वीपीय विस्थापन का। तो ध्यान देंगे जेम्स हटन ने आकस्मिकवाद, ये जो सिद्धांत था, ये जो विचारधारा था, ये जो सोच था, इसका आलोचना करते हुए इन्होंने ना एकरूपतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आकस्मिकवाद क्या कहते हैं? आकस्मिकवाद का कहना है कि अचानक से हमारे पृथ्वी पर सभी प्रकार के जो स्थल रूप है, भू आकृति है, लैंडफॉर्म है, उसका निर्माण हुआ है, ये मानकर चलते हैं। कौन? आकस्मिकवाद। कहीं ना कहीं ये ईश्वरवाद की परिकल्पना करता है। तो फिर जेम्स हटन ने इसका आलोचना करते हुए बताया कि नहीं, हमारी जो पृथ्वी है उसके स्थल मंडल पर जो बनने वाले भू आकृति है, लैंडफॉर्म है, स्थल रूप है, वो अचानक से नहीं बना है, बल्कि वो एक क्रम में बना है ना। तो ध्यान देंगे जेम्स हटन ने किस सिद्धांत का आलोचना करके गुरुत्ववाद का प्रतिपादन किया है? तो आकस्मिकवाद का। जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है, यह कथन किसका है? ठीक है, चलिए, चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है, यह कथन किसका है? विलियम मॉरिस डेविस का। ऑप्शन बी है ओलरिज एवं मॉर्गन। कहीं कहीं ये उलरिज भी लिखा रहता है, तो ये भी याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। उलरिज, उलरिज एवं मॉर्गन, या उलरिज एवं मॉर्गन कहेंगे। जेम्स हटन, चार्ल्स लयेल। तो चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है, ये कथन कहा था आपका ओलरिज एवं मॉर्गन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चट्टान जो है एक कार्बन डेटिंग पद्धति होता है, जिससे चट्टानों का अध्ययन करके बताया जा सकता है कि वो चट्टान कितनी पुरानी है ना। इसीलिए चट्टान को कहा गया कि पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल भू आकृतियों के निर्माण का मुख्य या प्रमुख कारण क्या है? जटिल भू आकृतियों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? चलिए, जटिल भू आकृतियों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? केवल एक अपरदन प्रक्रम, केवल एक विकास चक्र, एक से अधिक प्रक्रम एवं एक से अधिक विकास चक्र, केवल ज्वालामुखी क्रिया। तो जो जटिल भू आकृतियां हैं उसका निर्माण ना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होंगे, एक से अधिक प्रक्रम एवं एक से अधिक विकास चक्र जो है ना, जटिल भू आकृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। होता क्या है, जैसे हमने एकरूपतावाद सिद्धांत की डिस्कस किया,
एकरूपतावाद सिद्धांत में ये है कि स्थल रूपों का जो निर्माण है वो क्रमिक रूप से होता है ना? क्रमिक रूप से तो होता है, लेकिन एक चीजें और है। जैसे मान लीजिए कोई स्थलाकृति बन रहा है, सपोज मैं ये पर्वत को ले लिया, ठीक है, ये स्थलाकृतियां बन रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि इस पर केवल एक ही प्रक्रम कार्य करेगा, इसमें एक से अधिक प्रक्रम भी कार्य कर सकता है। कहने का ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक बल के कारण पर्वत का निर्माण हो रहा है, और उसी समय पर पृथ्वी की जो बाह्य शक्ति है उसको क्षरण क्षरण करने का भी कार्य कर रहा है, काटने का भी कार्य कर रहा है। तो वन टाइम पर ही एक से अधिक बल सक्रिय हो सकते हैं। तो एक से अधिक प्रक्रम एवं एक से अधिक विकास चक्र जो है जटिल भूआकृतियों के निर्माण को जन्म देता है। तो आई होप आप सबने एक प्रश्न समझा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविस के अनुसार स्थलाकृतियों के विकास के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या दे रखा है? जलवायु, वनस्पति एवं मृदा। ऑप्शन बी, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था। ऑप्शन सी, वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता। ऑप्शन डी, अपक्षय, निक्षेपण एवं परिवहन। जी बताएंगे कौन सा सही आंसर है इसका? चलिए याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संरचना, प्रक्रम, अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार अपरदन के कारण ग्रेनाइट के बड़े समूह पर बनने वाली गुंबदाकार आकृति को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, चट्टान अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप के चट्टान पर बनने वाली स्थलाकृतियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है और यह प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान देंगे, लगातार लगातार अपरदन के कारण ग्रेनाइट, ये बात इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट के बड़े समूह पर बनने वाली गुंबदाकार आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कास्ट, मेसा, अबदलन गुम्मद, एक्सफोलिएशन डोम, बूटी। तो ध्यान देंगे, लगातार अपरदन के कारण ग्रेनाइट के बड़े समूह पर बनने वाली गुंबदाकार आकृति को ना अबदलन गुम्मद कहते हैं, एक्सफोलिएशन डोम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर लावा की परत से ढकी समतल शीर्ष वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? कठोर लावा, ये देखें, कठोर लावा की परत से ढकी समतल शीर्ष वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे। ये देखिए, हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग है। चलिए ध्यान देंगे, मैग्मा और लावा दो शब्द अक्सर हम सुनते हैं, दोनों में अंतर है। लावा अलग चीज होता है और मैग्मा अलग चीज होता है। ये देखिए, पृथ्वी के धरातल के अंदर है ना, अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के संपर्क में आने से जो चट्टान जो है पिघली हुई अवस्था में यदि रहता है ना, तो इसको मैग्मा कहते हैं। ये देखिए मैग्मा, बहुत मैग्मा। ठीक है, ये देखिए, धरातल के अंदर जो गर्म गलित पदार्थ होते हैं ना, उसको मैग्मा कहते हैं। जब यही मैग्मा जो है धरातल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तब इसी मैग्मा का नाम चेंज हो जाता है और उसको कहने लगते हैं अपन लावा। तो ये देखिए, तो अलग अलग चीज है, वही है, लेकिन स्थिति के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। धरातल के अंदर यदि है वो गर्म गलित अवस्था में तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वही बाहर आ जाता है ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप तो उसको हम लावा कहते हैं। कठोर लावा की परत से ढकी समतल शीर्ष वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसको मेसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेसा कहते हैं। जैसे मान लीजिए लावा का निर्माण हो गया है, लावा धरातल के बाहर आकर ऐसा जम गया है,
है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, मान लीजिए नदी जो है इसको ऐसा इसका अपर्दन कर दे रहा है, नदी इसका क्षरण कर दे रहा है। तो उसके बाद ऐसा जो समतल आकृति वाला जो ठोस लावा का अवशेष जो बच जा रहता है ना, उसको एक स्थलाकृति का नाम दिया जाता है जिसे मेसा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर्दन के कारण मेसा का आकार छोटा होने पर उसे क्या कहा जाता है, ये देखिए और भी नाम है। अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण यदि मेसा, ये देखिए मेसा का आकार छोटे होने पर उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बूटी, ऑप्शन ए है बूटी, ऑप्शन बी है कास्ट, ऑप्शन सी है पेडीमेंट और ऑप्शन डी है टार। क्या कहेंगे इसको, ध्यान रखेंगे मेसा का आकार जब छोटा हो जाता है ना तो उसको बूटी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानों में चौकोर संधियों के कारण अपर्दन के बाद किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। ग्रेनाइट चट्टानों में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टानों में चौकोर रेक्टेंगल संधियों के कारण अपरदन के बाद किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए वृक्षाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी अरी, ऑप्शन डी समानांतर। तो कौन होगा इसका आंसर, तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर आपका बी है, आयताकार। ठीक है, ये इसके सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा के अंतः प्रवेश, लावा के अंतः प्रवेश तथा कमजोर परतदार शैलों के अपरदन के बाद बनने वाली लंबी एवं सक्रिय स्थलाकृति क्या कहलाती है। लावा के अंतः प्रवेश तथा कमजोर परतदार शैलों के, ठीक है, बाद बनने वाली लंबी एवं सक्रिय स्थलाकृति को क्या कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए दे रखा है मेसा, ऑप्शन बी दे रखा है आगबेक, ऑप्शन सी दे रखा है टार और ऑप्शन डी दे रखा है कास्ट। तो इसके सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी है हार्गबैक कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्या है, जैसे लावा होता है तो लावा में कुछ चट्टानें बहुत कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं, है ना। तो ये कठोर और मुलायम चट्टानों के जो परत बना हुआ है, यदि इसमें कमजोर परतदार शैल क्या हो जाए, अपरदित हो जाए, उसका पर्दन हो जाए और जो कठोर चट्टानें जो शेष है वहां पर, यदि उससे बनने वाली जो लंबी एवं सक्रिय स्थलाकृति जो होते हैं ना, उसको हार्गबैक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखना, जो शीर्ष भाग होता है ना बहुत तीव्र ढाल वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हॉगबैक की प्रमुख विशेषता क्या है। इसका ढाल बहुत मंद होता है, नहीं ढाल बहुत मंद नहीं होता है बल्कि तीव्र होता है। इसका डीप एवं ढाल दोनों खड़े होते हैं, हाँ ये ऑप्शन सही है, लेकिन इधर भी पढ़ लेते हैं। यह केवल चूना पत्थर पर बनता है, नहीं चूना पत्थर पर ही नहीं बनता है, ये लावा पर भी बनता है। यह नदी द्वारा निर्मित होता है, ये केवल नदी द्वारा ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य विशेषता है ना, इसका डीप एवं ढाल दोनों खड़े होते हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए हॉगबैक से मिलती जुलती लेकिन एक और मंद ढाल वाली शिलाकृति कौन सी है ना। तो ध्यान देंगे, हॉगबैक से मिलती जुलती एक आकृति होता है ना, जिसकी ढाल मंद वाले होते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं, मेसा, टार, क्वेस्टा या बूटी। तो ध्यान रखना है, इसको क्वेस्टा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पार क्या है। नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी कहता है ग्रेनाइट के अनाच्छादन के बाद बचे हुए चट्टानी खंडों का समूह। ऑप्शन सी है ज्वालामुखी शंकु। ऑप्शन डी है हिमानी निक्षेप। तो टार क्या है? तो ध्यान देंगे, टार जो है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ग्रेनाइट के अनाच्छादन डेनुडेशन के बाद बचे हुए जो जो चट्टानी खंडों का समूह है ना, उसको टार कहते हैं। टार को दूर से देखने से ऐसा लगता है कि मानो चट्टानों के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है, ऐसा देखने में दिखाई पड़ता है। ये देखिए होता क्या है, जैसा ये एक चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान का टुकड़ा है। अब इसमें क्या है, कठोर चट्टान और कोमल चट्टान का सम्मिश्रण है ना। तो मान लीजिए इनमें से क्या होता है, जो कठोर चट्टान है वो शेष रह जाते हैं और जो कोमल चट्टान है उसका अपर्दन हो जाता है। तो उसके जो शेष जो, ये देखिए इस प्रकार के दिखने लगते हैं, इस प्रकार की स्थलाकृति में। ऐसा लग रहा है कि मानो चट्टान को एक दूसरे के ऊपर ऐसा सजा के रख दिया गया हो, है ना। चलिए, इसको तार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर लाइमस्टोन पर जल की घुलन क्रिया से किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसको भी। चूना पत्थर लाइमस्टोन पर जल की घुलन क्रिया से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो याद रखना है। ऑप्शन ए मेसा, ऑप्शन बी कास्ट स्थलाकृति, ऑप्शन सी टार, ऑप्शन डी हार्डबेक। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर है आपका कास्ट स्थलाकृति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सिलिका की अधिकता के कारण, है ना, कई चट्टान ऐसे होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। सिलिका की अधिकता के कारण अपरदन के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधी चट्टान कौन सी है? जी बताएंगे। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सैल, ऑप्शन डी लाइमस्टोन, सॉरी सैंडस्टोन, ऑप्शन डी जिप्सम। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी बलुआ पत्थर सैंडस्टोन है। चलिए, इतनी था इस वीडियो में। तो ये था जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। इस वीडियो में हम इतनी प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन आगे हम डेली कम से कम 25 क्वेश्चंस डेली हम प्रैक्टिस कराएंगे, है ना, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही। यदि आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।